नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी टेट 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, यानी कि ऐसे कॉमन प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। और ये बाल विकास का आपका पहला वीडियो है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको यूपी टेट के लिए अपना टारगेट बनाना है। 120 प्लस के हिसाब से हम आपके पेपर की अच्छे से तैयारी कराएंगे। उसके बाद शिक्षक भर्ती भी आने वाली है जिसमें आप सभी को धुआं करके ही आना है। चलेंगे दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, कॉलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है, यानी कि कॉलर ने क्या सिद्ध किया था कि सीखने का मतलब उसने क्या बताया है। चलिए देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा बताया है कि स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। और तीसरा बताया है संज्ञानात्मक संकार्य है। और चौथा बताया है कि परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। अगर सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलर ने बताया कि संज्ञानात्मक संकार्य जो है क्या, इसे हम कहते हैं ये सूझ की क्रिया होती है, यानी कि सूझ के कार्य करना, यानी कि अपने विचार यानी कि सोचने की क्रिया के अनुसार अपना कार्य करना, यही इसका मतलब होता है। जो कॉलर ने भैया किस पर प्रयोग किया था, इन्होंने भैया चिंपांजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम क्या था, उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम था भैया सुल्तान। यानी कि इन्होंने एक क्रिया की थी एक कमरे में, यानी कि एक पिंजरे के अंदर उसको बंद कर दिया था और एक स्टूल नामक एक मतलब स्टूल जैसा एक वस्तु रख दी थी और ऊपर क्या किया था, केला लटका दिया था। और पहले जो क्या करता था सुल्तान, उसको केले को पाना चाहता था, लेकिन उसने अपने दिमाग लगाकर यानी कि सूझ की क्रिया से स्टूल को सरकाया और उस पर चढ़कर उसने केला प्राप्त कर लिया, यानी कि उसने सूझ के द्वारा अपना कार्य कर लिया। यही कॉलर ने दिया था, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो आपको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो आपको स्टार्ट से कहाँ से पढ़ाना पड़ेगा। चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। ऑप्शन आपके हैं, अक्षरों व शब्दों के मध्य सहचार्य से, और दूसरा है वाक्यों के निर्माण से, और तीसरा है शब्दों के निर्माण से, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर सही आंसर की बात की जाए तो ए वाला हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि किसी भी भाषा को सीखने का सबसे पहला क्रम होता है अक्षर को जानना, यानी कि उसके बाद आपको शब्द को जानना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके अलावा आपको बता दें, अगर हमने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप सबका कमेंट्स और लाइक शेयर ही हमारा मोटिवेशन है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का छात्र जो है भैया शामिल होते हैं। यानी कि जो समावेशी कक्षा होती है उसमें किस प्रकार के छात्र रखे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। पहला ऑप्शन है, केवल विशिष्ट छात्र रखे जाते हैं। दूसरा है, सामान्य और विशिष्ट छात्र रखे जाते हैं। तीसरा है, केवल सामान्य छात्र, और चौथा दिया है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। अगर इसके आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है सामान्य और विशिष्ट छात्र रखे जाते हैं। कौन से, सामान्य और विशिष्ट। आपको पता है सामान्य के अंतर्गत नॉर्मल बालक हो गए, उसके अलावा जो विशिष्ट के अंतर्गत क्या होता है, विशिष्ट के अंतर्गत आपके प्रतिभाशाली बालक आ जाते हैं। उसके अलावा आपके पिछड़े बालक, यानी कि जिन बालकों को कम सुनाई पड़ता है वो भी आ जाते हैं, जो बोल नहीं पाते वो भी आ जाते हैं, यानी कि जो मंद बुद्धि के बालक आते हैं वो भी आ जाते हैं। यानी कि ऐसी कक्षा जिसमें सभी बालकों को शिक्षा दी जाती है, चाहे वो किसी भी अपने क्षेत्र में कमज़ोर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा में शिक्षा दी जाती है। तो हमारा इसका आंसर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। पहला आपका दिया ऑप्शन भैया है, पहला क्या दिया है, नीरसता संबंधी दोष होता है, या पठन दोष होता है, या गणना दोष होता है, या फिर डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आंसर की बात की जाए भैया, गणित संबंधी जो दोष होता है किसे होता है, यानी कि जो कोई व्यक्ति या कोई बच्चा जो है भैया गणना नहीं कर पाएगा तो उसको क्या होता है भैया, गणित संबंधी दोष होता है। अगर बात करें एक क्वेश्चन और आता है कि अगर गणित संबंधी अक्षमता है
तो उसे हम कहते क्या हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भैया डिसकैलकुलिया कहते हैं। कभी कभी ये पूछा जाता है भैया गणित दोष को या गणना दोष को क्या कहते हैं, तब भी हमें आंसर लिखना पड़ेगा डिसकैलकुलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आप अपने सभी लोग नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि नोट्स की जो तैयारी होती है बाद में ना, पढ़ने के बाद नोट्स बनाइएगा, वो तैयारी आपकी नोट्स वाली बहुत अच्छी होती है। चलिए देख लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। जो समावेशीकरण अगर किया जा रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है, पहला दिया ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है क्षमता निर्माण का अभाव, ये तो निगेटिव पॉइंट हो गया। अभिभावकों को भागीदारी का न होना, ये भी निगेटिव पॉइंट है। और तीसरा है अलगाव, ये भी निगेटिव पॉइंट है। इसका सही आंसर होना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें तीनों के तीनों क्या भैया हैं, निगेटिव पॉइंट दिए हैं। और चौथा हमारा दिया है संवेदनशीलता, यही हमारा राइट आंसर है। यानी कि संवेदनशीलता जो हमारा क्या है, राइट है। यानी कि कोई बच्चा है, उसको पढ़ाया जा रहा है, समावेशीकरण की क्रिया की जा रही है, तो उसमें क्या भैया संवेदनशीलता होनी चाहिए। और ये संवेदनशीलता सबके अंदर होनी चाहिए। यानी कि चाहे आपका समाज हो, चाहे आपका विद्यालय हो, चाहे आपका शिक्षक हो, चाहे आपका परिवार हो, सभी के अंदर अगर संवेदनशीलता होगी तो भैया जो समावेशीकरण है इसमें अवश्य सफलता मिलेगी। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। अगर बात करते हैं संवेग के बारे में, तो इसमें जो संवेग होते हैं ना, इसमें से कौन सा आंसर जो है संवेग का जो है कि भैया तत्व नहीं है। अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है व्यवहारात्मक, और दूसरा है दैहिक, और तीसरा है संज्ञानात्मक, और चौथा आपका है संवेदी। अगर इसके आंसर की बात की जाती है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि डी जो इसका भैया क्या है, डी इसका राइट आंसर है। और आपको पता है जो भैया संवेग क्या होते हैं, संवेग में अगर शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो क्या होता है भैया कि सांस जो है तेज तेज आने लगती है, जो रक्तचाप यानी कि बीपी जो है हाई हो जाता है। यानी कि आपको संवेग क्रोध का आया तो अब क्या होगा, आपका बीपी क्या होगा, हाई हो जाएगा, और आपकी जो सांसें हैं बहुत तेज चलने लगती हैं। अगर बात करेंगे मानसिक क्रिया की दृष्टि तो क्या होता है भैया, इसमें जो विचार की प्रक्रिया जो है क्या है, शिथिल हो जाती है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है। अगर बात करते हैं संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो क्रम सही है क्या होना चाहिए, क्या इसका ए होगा या बी होगा सही, या फिर सी सही होगा, या फिर डी होगा। आप ध्यान से देख लीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा, आप अपने हिसाब से बताइएगा, फिर हम आपको सही आंसर बताते हैं। अगर इसके सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों, एक क्या थे, मनोवैज्ञानिक कौन थे, इनका नाम था भैया बेंजामिन एस ब्लूम। यानी कि बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण के कितने क्षेत्र दिए थे, इन्होंने भैया शिक्षण के उद्देश्यों के 3 क्षेत्र दिए थे। पहला आपका क्या दिया था, पहला इन्होंने दिया था भैया संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, दूसरा इन्होंने दिया था भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, और तीसरा दिया था मनोगत्यात्मक क्षेत्र के उद्देश्य। ठीक है, फिर इन्होंने भैया 1956 में क्या किया, जो आपका पहला वाला था संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, यानी कि जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके इन्होंने 6 भागों में विभाजित कर दिया। तो पहला क्या था, पहला इनका भाग था भैया ज्ञान, दूसरा क्या था, दूसरा था अवबोध, और तीसरा था अनुप्रयोग, और तीसरा था विश्लेषण, और चौथा था विश्लेषण, पांचवा था संश्लेषण, और लास्ट में क्या करते हैं, बच्चे को मूल्यांकन करते हैं। यानी कि बच्चे को पहले ज्ञान मिलेगा, उसका अवबोध किया जाएगा, बच्चा उसका अनुप्रयोग करता है ना, फिर उसका छोटी छोटी चीज विश्लेषण करता है, फिर उसको विश्लेषण करके उसका संश्लेषण करता है, संश्लेषण करने के बाद उसका भैया मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि डी इसका क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। यानी कि अच्छे शिक्षण की इसमें से कौन सी विशेषता नहीं है। ये क्वेश्चन सारे के सारे आपके पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं, देख लीजिएगा, बहुत घुमाते हैं लोग, देख सकते हैं आप ध्यान से। पहला आपका दिया है स्वेच्छाचारी, दूसरा है जनतांत्रिक, और तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण, और चौथा है वांछनीय सूचनाएं देने वाला। अगर इसके सही आंसर की बात की जाए दोस्तों, सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि स्वेच्छाचारी जो इसका है क्या है, सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। यानी कि आपके मनोवैज्ञानिक नाम पूछा गया है। पहला आपका दिया है विक्टर ब्रूम, है ना, विक्टर दिया है, और विक्टर ब्रूम होगा, यहाँ पे क्या होगा, विक्टर ब्रूम यहाँ पर इसका हो जाएगा, इसको विक्टर ब्रूम पढ़ेंगे, ये विक्टर ब्रूम हो जाएगा, है ना, ये विक्टर ब्रूम हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा स्किनर, और तीसरा है मास्लो, और चौथा आपका क्या है,
हजबर्ग हो जाएगा। तो इसका सही आंसर की बात करते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ए वाला, ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विक्टर जो ब्रूम है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। जो इन अभिप्रेरणा के संबंध में 1964 में विक्टर ब्रूम ने क्या दिया था भैया? प्रत्याशा का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये सिद्धांत जो भैया है क्या करता है? अभिप्रेरणा निष्पादन तथा कार्य संतुष्टियों के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। जैसे कि आप कोई डीएलएड कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है भैया कि शिक्षक बनना। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या? शिक्षक बनना तो नहीं है, क्योंकि बीएससी के बाद बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड से आप सिर्फ टीचिंग में ही जा सकते हैं। इसलिए आपका सही आंसर विक्टर ब्रूम इसका हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन है व्यक्तिक दिया है, पहला ऑप्शन है ना, दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया, और तीसरा है सूचना प्रक्रियाकरण, और चौथा दिया है व्यवहार परिमार्जन। यानी कि आपके 4 ऑप्शन ये हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर सही आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा सूचना प्रक्रियाकरण, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक आपके थे क्या मनोवैज्ञानिक थे, ब्रूस आर जोयस और मार्स वेल ने अपनी पुस्तक में क्या किया था? इनकी पुस्तक का नाम था मॉडल्स ऑफ टीचिंग में शिक्षण के 4 प्रतिमानों को बताया था। पहला प्रतिमान इनका था भैया अंतः प्रक्रिया स्रोत, ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया था, दूसरे की अगर बात करें दूसरा कौन सा बताया था? दूसरा इन्होंने बताया था सूचना प्रक्रियाकरण, यानी कि जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, और तीसरा इन्होंने बताया था व्यक्तिगत स्रोत प्रतिमान, और चौथा बताया था व्यवहार परिवर्तन स्रोत प्रतिमान। तो यही इन्होंने इनके 4 दिए थे, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? अगर कौशलों के स्थानांतरण की बात की जाए तो इसमें कौन सा आंसर जो है भैया उपयोगी हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ए वाला, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कौशल की अगर बात की जाए तो भैया कौशल क्या होता है? कौशल एक तरीके से क्या होता है भैया, जैसे कि आप साइकिल चलाने में दक्ष हो गए, पहले क्या किया? अपने साइकिल चलाना सीखा, धीरे धीरे आप बहुत अच्छे से साइकिल चलाने लगे, यानी कि साइकिल चलाने का आपके अंदर क्या आ गया? कौशल। यानी कि जो कौशल एक अंतरण, एक गति है, ना कि उद्देश्य। कौशल जो आपका उद्देश्य नहीं हो सकता, ये एक गति है। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? आपको बताना है इसमें से जो दिए हैं 4, शिक्षण का सूत्र कौन सा नहीं है? सरल से कठिन की ओर, दूसरा दिया है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा है दृश्य से अदृश्य की ओर, और चौथा दिया है निगमन से आगमन की ओर। अगर इसके आंसर की बात की जाए दोस्तों तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, जो निगमन से आगमन की ओर है, ये हमारा शिक्षण सूत्र नहीं है। अगर बात करते हैं सारे शिक्षण सूत्रों के बारे में तो कौन कौन से हमारे शिक्षण सूत्र होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमारा एक होता है सरल से कठिन की ओर, और दूसरा होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, और चौथा हमारा होता है क्या? पूर्ण से अंश की ओर, पांचवा होता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, और छठवां होता है क्या होता है? दृश्य से अदृश्य की ओर, फिर होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्कसंगत की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर, और प्रकृति का अनुसरण 11वां हमारा हो जाता है। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका हमारा आंसर क्या था? इसका आंसर हमारा था डी, यानी कि निगमन से आगमन की ओर हमारा शिक्षण सूत्र नहीं है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण जो होता है भैया उसका प्रथम पद क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। अगर आप कोई सूक्ष्म शिक्षण देने जा रहे हैं तो आपका सबसे पहले क्या प्लान होता है? पहले आप बनाएंगे क्या? योजना बनाएंगे ना। जो कुछ आप पढ़ाने जा रहे हैं सूक्ष्म शिक्षण में उसकी बनाएंगे पहले योजना। योजना बनाने के बाद क्या करते हैं? उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद आप करते हैं क्या? टीचिंग करते हैं, यानी कि शिक्षण करते हैं ना। उसके बाद टीचिंग करते हैं ना। उसके बाद क्या करते हैं? प्रतिपुष्टि होती है, यानी कि आप उन बच्चों को पढ़ाया, बच्चे उसका क्या करेंगे? रिप्लाई करेंगे, प्रतिपुष्टि करेंगे। आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चे उसका प्रतिपुष्टि करते हैं, आप उससे पूछेंगे, आप देखेंगे बच्चों को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में, फिर आप उसका क्या करेंगे? पुनः नियोजन करेंगे। पुनः नियोजन करने के बाद आप पुनः शिक्षण करेंगे, पुनः प्रतिपुष्टि होगी, फिर से आप अगले दिन पाठ योजना बनाएंगे। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? योजना बनाना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? यानी कि अवबोध स्तर के या अवबोध स्तर के शिक्षण में कौन सा शामिल है, आपको इसका सही आंसर करना है। ऑप्शन की बात करें, पहला है पृथक्करण, दूसरा दिया अनुप्रयोग, तीसरा है तुलना, और चौथा दिया अन्वेषण। इसके सही आंसर की अगर बात की जाए दोस्तों, सही आंसर हो जाता है डी। डी यानी कि अन्वेषण जो आपका है भैया बोध के अंतर्गत पाया जाता है। इसके अगर
4 क्रमों में बांटा गया था, यानी 4 में विभाजित किया गया था। पहला आपका था अन्वेषण, दूसरा आपका क्या था, दूसरा आपका था प्रस्तुतिकरण, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, और तीसरा था आत्मीकरण अथवा परिपाक, और चौथा था वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा, इसका सही आंसर आपको बताना है। यानी कि जो शैक्षिक सुधार है ना, उसका प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव कैसे होगा, उसके बारे में आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन दिया है जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। दूसरा दिया है कि स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, यानी कि जो स्थानीय संदर्भ हैं भैया व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए। और तीसरा आपका दिया है अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद होनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि भैया जो टीचर होते हैं ना, बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया भैया, डीएलएड पास किया, बीएड पास किया, उसके बाद टेट पास किया, उसके बाद सुपर टेट पास किया। लेकिन आपको पता है कि भैया आजकल के जो सरकारी स्कूल हैं उनमें बहुत सारी जो टीएलएम सामग्री है ना, शिक्षक सहायक सामग्री जो है उपलब्ध नहीं है, जिससे जो शिक्षा है ना इतने अच्छे से नहीं हो पाती। जो शिक्षक है बहुत कुशल है, बहुत कुछ जानता है, लेकिन वो कैसे पढ़ाए ना, बहुत सारी जो चीज़ें हैं भैया जो उपलब्ध होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में जान लेते हैं। इसके अगर आंसर की बात करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए बी सी वाले जो तीनों पॉइंट हैं इसके सही हो जाएंगे। यानी कि हमारा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि जो शिक्षा है ना, सरकार द्वारा जो शिक्षा कराई जाए इसमें बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं, जो कि हमारा सी में बताया गया है। और दूसरा में स्थानीय संदर्भ में व्यक्ति उपलब्ध होने चाहिए। और पहला आपका पता है कि खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी भी इसमें बढ़नी चाहिए। चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक छात्र पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा। जैसे कि आप हैं, है ना, आप पढ़ रहे हैं, आपको आपके घर वालों में किसी ने भी बुलाया, तो आप क्या बोलेंगे भैया, हाँ आया, कुछ भी बोल सकते हैं ना। तो आपने क्या किया भैया, ध्वनि संवेदना दी। प्रतिक्रिया में क्या बताया, अगर आप बोलने का मतलब क्या होगा, ध्वनि संवेदना आपने दी, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्रासक्रियात्मक अवस्था जो है आपकी की अवधि क्या है। यानी कि जो अवस्था ये होती है इसकी अवधि क्या होती है। आपके ऑप्शन दिए हैं 4। पहला दिया है 4 से 8 साल, दूसरा है जन्म से 2 साल, और तीसरा है 2 साल से 7 साल तक, और डी वाला दिया है 5 साल से 8 साल तक। इसके आंसर की बात करते हैं तो 2 साल से 7 साल के बीच ये प्राक जो सक्रियतात्मक अवस्था होती है इसके अंतर्गत आती है। इसके चारों साल के बारे में जान लेते हैं। जो पियाजे थे इन्होंने भैया 4 दिए थे, मतलब संज्ञानात्मक अवस्था के 4 अवस्थाओं को होकर गुजरता है। पहली कौन सी दी थी, इन्होंने पहली वाली दी थी, इसे बोलते हैं हम क्या, फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट को हम बोलते हैं संवेगात्मक अवस्था, जो क्या होती है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलती है। दूसरी जो इन्होंने दी थी वो जो भी ऊपर आपको बताई गई ये वाली थी, यानी जिसे हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, 2 से 7 वर्ष के बीच। और तीसरी इन्होंने दी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो थी क्या 7 से 11 वर्ष के बीच। और चौथी इन्होंने दी थी भैया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो थी 11 से 15 वर्ष तक, कहीं कहीं पर आपको 14 वर्ष तक मिल जाएगा। यानी कि इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। इसमें आपको सही आंसर करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भविष्य की योजना की सूझबूझ जो होती है भैया, ये बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। यानी कि जो बच्चे होते हैं बाल्यावस्था की, उनकी सूझबूझ जो है भैया भविष्य की इतनी अच्छी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अब आपको मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।